एक दिन महल में एक बूढ़ा आदमी अकबर के पास आया और उसने कहा कि वह अपने पूरे जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला है। अकबर ने उसे प्रशंसा की और उसे कुछ सोने की मुद्राएं दी। जब वह बूढ़ा आदमी चला गया तो बीरबल ने अकबर से कहा कि वह उस बूढ़े आदमी को परीक्षा में डालना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को बुलवाया और कहा, तुमने कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुम इस बात को साबित कर दो तो महाराज अकबर तुम्हें और भी अधिक सोने की मुद्राएं देंगे। बूढ़ा आदमी थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दिया और बोला, मैंने जो कहा वह सच है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जब तुमने महाराज से कहा कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला तो वह भी एक झूठ था, क्योंकि आज तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़ा आदमी चुप हो गया और महल छोड़कर चला गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उस सत्य को दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हमें दूसरों से प्रमाणित होने की जरूरत नहीं है। दिनों दिनों तक एक दरबारी अकबर के कान भरता रहा कि बीरबल उसकी चुगलियां करता है। एक दिन अकबर ने तय किया कि वह बीरबल को परीक्षा में डालेगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम मेरी चुगलियां करते हो, यह सच है? बीरबल ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं आपकी चुगलियां नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी से आपकी बातें शेयर करता हूँ तो वह सिर्फ आपकी प्रशंसा में ही होती है। अकबर ने कहा, तुम मुझसे सच बोल रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। अकबर ने उस दरबारी को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने मुझे बीरबल के बारे में झूठ क्यों बताया? दरबारी चकित हो गया और उसने माफी मांगी। अकबर ने उसे सजा दी और उसे दरबार से बाहर कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ आखिर में सच्चाई के सामने हार जाता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों की चुगलियां नहीं करनी चाहिए। एक दिन महल में दो गांव के प्रतिनिधि आए। वे एक जलाशय के अधिकार को लेकर विवादित थे। प्रत्येक गांव वह जलाशय अपना मानता था। अकबर ने पूछा, तुम दोनों में से कौन सही है? पहले गांव के प्रतिनिधि ने कहा, जहांपना, यह जलाशय हमारे पुरखों से हमें मिला है, हमने हमेशा इसे अपना माना है। दूसरे गांव के प्रतिनिधि ने कहा, यह गलत है महाराज, यह जलाशय हमें हमारे पुरखों से मिला है। अकबर थोड़ा उलझा हुआ महसूस हुआ। उसने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने दोनों गांव के प्रतिनिधियों से कहा, हम इस मुद्दे को हल करेंगे, लेकिन पहले मुझे जलाशय देखने की जरूरत है। बीरबल जलाशय पर पहुँचे और वहाँ पानी में पत्थर फेंकने लगे। हर पत्थर फेंकने पर वह ध्यान से पानी की गहराई को देखता। दोनों गांव के प्रतिनिधि उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि जलाशय कितना पुराना है। दोनों गांव के प्रतिनिधि और भी अधिक हैरान हो गए। बीरबल ने फिर कहा, जलाशय का पानी उत्तराधिकार में नहीं आता, पानी हमेशा बदलता रहता है। आज का पानी कल वाष्पित हो सकता है और नया पानी आ सकता है, इसलिए इस जलाशय का कोई मालिक नहीं हो सकता, इसे साझा करो। दोनों गांव के प्रतिनिधि समझ गए और वे मान गए कि वे जलाशय को साझा करेंगे। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर प्रभावित हुआ और उसने उसकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवादों का समाधान साझा समझदारी से होता है। अकबर के राज्य में एक गांव था जिसे लोग भूले बिसरे गांव कहते थे। इस गांव की खास बात थी कि जो भी यहाँ पहुँचता वह अपनी पिछली सभी यादें भूल जाता। एक दिन अकबर को इस गांव की कहानियों के बारे में सुनाई दी और वह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह बीरबल को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर प्रस्थित हुआ। जब वे गांव पहुंचे, वहां के लोग उन्हें देखकर चौंक गए।
वे लोग अपनी भाषा में बातचीत कर रहे थे, जिसे अकबर और बीरबल समझ नहीं पा रहे थे। गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसने अकबर और बीरबल को अपने घर बुलाया। बूढ़ा आदमी उन्हें बताया कि गांव के लोग जब यहाँ आते हैं वे अपनी सभी यादें खो देते हैं, क्योंकि गांव में एक पुराना मंदिर है जिसमें एक ऐसी मूर्ति है जो यह शक्तिशाली क्रिया करती है। बीरबल ने समझा कि अगर वह मूर्ति को सही तरीके से स्थानांतरित किया जाए तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। वह बूढ़े आदमी से मंदिर का मार्ग पूछा। मंदिर पहुंचते ही बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और समझा कि मूर्ति को एक विशेष रंग की प्रकाश में रखने से इसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वह ने अकबर के साथ मिलकर मूर्ति को उस प्रकाश से दूर रखा और जल्द ही गांव वाले अपनी यादें वापस पाने लगे। अकबर और बीरबल ने गांव वालों को सलाह दी कि वे मूर्ति को समझदारी से संरक्षित रखें और आने वाले लोगों को इसके प्रभाव के बारे में सूचित करें। दोनों वापस अपने महल पहुंचे, प्रसन्न होकर कि उन्होंने एक और रहस्य का समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनजाने स्थलों और विषयों में गहरा अध्ययन और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की कि वह राज्य के सबसे अच्छे चित्रकार को सम्मानित करेंगे। उन्होंने अपने सम्राटी राज्य के कलाकारों को महल के बगीचे में एक अद्भुत चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। 2 सप्ताह बाद कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी चित्र शानदार थे, लेकिन एक चित्र था जो सबसे अलग और अद्भुत था। वह चित्र इतना वास्तविक लग रहा था कि उसमें दिखाई गई प्राकृतिक सुंदरता जैसे जीवंत हो गई हो। लेकिन उस चित्र के नीचे किसी कलाकार का नाम नहीं था। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह चित्र सबसे बेहतरीन है, लेकिन इसे बनाने वाले कलाकार का नाम क्यों नहीं है? बीरबल ने विचार किया और कहा, महाराज, शायद इस कलाकार को केवल अपने काम से प्रेम है और वह सम्मान या प्रशंसा की मोहमाया में नहीं बंधना चाहते। लेकिन अकबर को यह स्वीकार्य नहीं था। उसने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस गुमनाम कलाकार को खोजे। कई दिनों तक खोजने के बाद बीरबल ने एक गरीब और वृद्ध चित्रकार को पाया जो एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। चित्रकार ने स्वीकार किया कि उसने वह अद्भुत कृति बनाई थी। जब बीरबल ने पूछा कि उसने अपना नाम क्यों नहीं लिखा, तो वह बोला, मेरी कला मेरे लिए मेरी साधना है। मैं केवल अपनी आत्मा की शांति के लिए चित्र बनाता हूँ। बीरबल इस उत्तर से प्रभावित हुए और चित्रकार को दरबार में लेकर गए। अकबर ने चित्रकार की विनम्रता और प्रतिभा की प्रशंसा की और उसे कुछ सोने के सिक्के और नई कला कक्षा देने का पुरस्कार दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची कला और प्रतिभा कोई मान सम्मान या धन की चाह नहीं रखती, यह केवल सृजनात्मक संतोष के लिए होती है। इसके बावजूद प्रतिभा का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सुनी थी कि उसके साम्राज्य में एक ऐसा गांव है जहां सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं और फिर भी वे एक दूसरे को समझते हैं। अकबर ने सोचा कि यह कैसे संभव है और उसने बीरबल को इस गांव का पता लगाने के लिए कहा। बीरबल ने अपने अधिकारियों के साथ उस गांव को खोजा और जब वह वहां पहुंचा तो वह देखा कि वाकई हर कोई अलग अलग भाषा में बात कर रहा था, लेकिन सभी लोग खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, आप लोग अलग अलग भाषा में कैसे बात करते हैं और फिर भी एक दूसरे को कैसे समझते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हम अपनी भाषा में नहीं, अपने दिल की भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ प्यार और समझदारी की भाषा चलती है। जब आप दिल से बात करते हैं तो भाषा कोई मायने नहीं रखती। बीरबल को यह जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह दरबार में लौटे और अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने उस गांव की प्रशंसा की और कहा, असली समृद्धि और सफलता तो वह है जब लोग आपस में प्यार और समझदारी से बात करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाषा केवल वाक्यात्मक संवाद का माध्यम है। असली संवाद हमारे दिलों के बीच होता है। एक बार की बात है,
अकबर ने सुना कि उसके साम्राज्य में एक ऐसा गांव है जहां हर कोई मयूर की तरह रंगीन कपड़े पहनता है और जब वे नाचते हैं तो उनके कपड़े जैसे मयूर के पंख फैल जाते हैं। अकबर को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने बीरबल से कहा कि वह उस गांव को खोज कर लाए। बीरबल ने अपने साथ कुछ अधिकारियों को लेकर वह गांव ढूंढना शुरू किया। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद उन्होंने वह गांव पाया जिसे मयूर गांव कहते थे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव वाले वाकई रंगीन कपड़ों में थे और जब वे नाचते थे तो उनके कपड़े जैसे मयूर के पंख फैल जाते थे। गांव का माहौल अद्वितीय और खुशनुमा था। बीरबल ने गांव के मुख्य से पूछा, आप लोग इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? मुख्य ने जवाब दिया, हमारे पुरखों का मानना था कि मयूर प्रकृति का सबसे सुंदर पक्षी है और हमें उसकी सुंदरता को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। हमारे कपड़े हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी सुंदरता को महसूस करने में मदद करते हैं। बीरबल को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मुख्य से पूछा, क्या आप मुझे आपकी इस परंपरा का इतिहास बता सकते हैं? मुख्य ने कहा, बहुत समय पहले हमारे गांव में एक संत आए थे जिन्होंने हमें प्रकृति की महत्व के बारे में बताया। वह संत हमें बताए गए कि प्रकृति में हर चीज का अपना महत्व है और हमें उसे समझना चाहिए। उस समय से हमने अपनी परंपराओं में प्रकृति को शामिल कर लिया। बीरबल ने कहा, मैं इस गांव की संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित हूँ। आप लोगों की जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुख्य ने धन्यवाद कहा और बीरबल को गांव का दौरा कराया। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार में पहुँचे तो उसने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने कहा, मुझे खुशी है कि हमारे साम्राज्य में ऐसे अद्वितीय और संस्कृतिपूर्ण गांव है। एक बार की बात है, महान सम्राट अकबर को अपने सपने में एक अजीब संकेत मिलता है। संकेत में उसे एक खोया हुआ शहर के बारे में बताया गया था जिसका नाम था सुनहरा शहर। इस शहर में सोने की सड़कें, हीरे के मकान और चांदी के पेड़ होते थे। सुबह होते ही अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। बीरबल ने सुनकर समझाया कि यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अकबर और बीरबल ने फिर एक शोध यात्रा का आयोजन किया जिसमें वे सुनहरे शहर की खोज में निकले। यात्रा बहुत खतरनाक और रोमांचक थी। रास्ते में उन्हें कई बार समुद्र, जंगल और रेगिस्तान पार करना पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें अनेक प्रकार के जानवर जैसे कि शेर, हाथी और विषैले सर्पों से भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अकबर और बीरबल ने कभी हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास और आपसी अंडरस्टैंडिंग से बहुत अधिक मदद मिलती थी। इस कठिन यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूकंप, बाढ़ और भयानक तूफान। लेकिन उनकी टीम में प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता दिखाई और अकबर को सुरक्षित रखा। कई महीनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं जहां वे एक गुफा की मुखिया पर पहुंचते हैं। गुफा के मुख में एक बड़े से पत्थर पर सुनहरा शहर की संकेतिक चित्रकला की गई थी। गुफा के मुख पर जो चित्रकला थी उसमें सुनहरे शहर के एक सुनहरे द्वार को दिखाया गया था जिसे खोलने का तरीका भी दिखाई दे रहा था। यह द्वार गुफा के अंधेरे भाग में छुपा हुआ था। बीरबल ने चित्रकला को ध्यान से देखा और उसे समझने का प्रयास किया। चित्र में एक विशेष प्रकार की मुद्रा में एक योद्धा दिखाया गया था जो संकेत दे रहा था कि द्वार को खोलने के लिए वही मुद्रा अपनानी होगी। अकबर ने वही मुद्रा अपनाई और गुफा के अंधेरे भाग में जाकर द्वार को खोला। जैसे ही वह द्वार खुला, उसके अंदर से एक रोशनी की किरणें बाहर आई और गुफा को पूरी तरह से रोशन कर दिया। अंदर जाने पर अकबर और बीरबल को एक अद्वितीय दृश्य दिखाई दिया। वहां पर सोने की सड़कें, हीरे के मकान और चांदी के पेड़ थे। लेकिन सबसे अद्वितीय बात यह थी कि वह शहर सुनसान था, कोई जीवन संकेत नहीं था। जब वे शहर में और गहरे पहुंचे
तो उन्हें एक पुराने मंदिर में एक संस्कृत श्लोक लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था कि यह शहर तब तक सुनसान रहेगा जब तक उसकी प्राचीन प्रतिमा को उसकी असली जगह पर नहीं लौटाया जाता। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे इस प्रतिमा की खोज करेंगे। उन्हें कई दिनों तक खोजना पड़ा और अंत में उन्हें एक छोटी सी नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ मिला जिसके नीचे प्रतिमा दफन थी। उन्होंने प्रतिमा को उसकी असली जगह पर लौटाया और शहर फिर से जीवंत हो गया। शहरवासी ने अकबर और बीरबल को उनके कार्य के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें शहर की सबसे बड़ी रत्न द्वारा सम्मानित किया। अकबर और बीरबल ने समझाया कि असली रत्न तो उनकी मित्रता और साझा की गई प्रशंसा थी और वे अपने देश लौटने का निर्णय लेते हैं। जब वे अपने राजधानी में वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रजा को सुनहरे शहर के बारे में सब कुछ सुनाया और उस यात्रा की सीख शेयर की कि सच्चे मौलिक मूल्य और अच्छा काम हमें सच्चे धन और सम्मान दिला सकता है। अकबर बादशाह अक्सर अपने दरबारियों के साथ समय बिताते और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। एक दिन वह अचानक सवाल करते हैं, आप सभी को लगता है कि मनोरंजन का असली अर्थ क्या है? दरबारियों में सन्नाटा छा गया। सभी विचार करने लगे कि वे इस सवाल का उत्तर कैसे दें। एक दरबारी बोला, जहां हंसी मजाक होती है वही मनोरंजन है। दूसरा कहने लगा, नई नई जानकारियां प्राप्त करना भी एक प्रकार का मनोरंजन है। अकबर ने फिर सवाल पूछा, क्या अगर मनोरंजन के माध्यम से हम किसी की मदद भी कर सकते हैं? इस पर सभी चुप हो गए। इसी समय बीरबल कहने लगे, जी हाँ बादशाह, मनोरंजन का असली अर्थ वह है जो हमें सिखाए, हमें अच्छा महसूस कराए और अगर वह किसी की मदद भी करे तो वह सबसे बढ़िया होता है। अकबर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि राजधानी में एक बड़ा मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें लोग अपने प्रतिभाएं प्रदर्शित कर सकते हैं और उस मेले की आजीविका गरीबों की मदद के लिए दी जाएगी। मेले का आयोजन हुआ और वह बहुत सफल रहा। लोग अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, सीख रहे थे और साथ ही साथ गरीबों की मदद भी हो रही थी। मेले के अंत में अकबर ने कहा, आज हमने मनोरंजन का सच्चा अर्थ समझा है, जो न सिर्फ हमें खुशी दे बल्कि दूसरों की भी मदद करे। एक समय की बात है, अकबर के राज्य में एक अनूठा और अद्भुत संकट आया। वहां के आकाश में बादल इतने घने हो गए थे कि दिन को भी रात होने लगा था। लोगों के खेत सूखने लगे और सब जगह परेशानी का माहौल था। एक दिन दरबार में एक ऋषि ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह संकट तभी दूर हो सकता है जब हम बादलों के राजा से मिलकर इसका समाधान खोजें। अकबर ने सोचा और बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझसे साथ चलोगे बादलों के राजा से मिलने? बीरबल ने सहमति जताई और उन दोनों ने ऋषि की दिशा निर्देशन में एक अनोखे सफर की शुरुआत की। यह सफर उन्हें पर्वतों से गुजरते हुए बादलों की गहराइयों में ले गया। इस यात्रा में उन्हें कई अद्भुत प्राणियों से मिलना हुआ, जैसे बादल पर चलने वाले घोड़े, हवा में उड़ने वाले मछली और बर्फ के भीतर रहने वाले बर्फ के आदमी। यात्रा के हर मोड़ पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ संकल्पना ने उन्हें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आखिरकार उन्हें बादलों के राजा से मिलने का मौका मिला। राजा एक विशाल बादल के रूप में था, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और जब वह बोलता तो गर्जन की आवाज होती। अकबर ने उससे विनम्रता से समस्या का वर्णन किया और उसके सामने अपने प्रजा की कठिनाइयों की चित्र रखी। बादलों के राजा ने सुना और अपनी आंखों में दया दिखाई। उसने अकबर और बीरबल से कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लोगों को क्या हो रहा है। तुमने मुझसे साक्षात्कार के लिए इतनी दूर यात्रा की है। यह दिखाता है कि तुम सच में अपने प्रजा के प्रति समर्पित हो। मैं बादलों को हटा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कोई भी शर्त हो, हम तैयार हैं, अकबर ने कहा। तुम्हें अपने लोगों को नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा और प्रकृति के प्रति सम्मान रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी राजधानी में फिर से ऐसी स्थिति आए, राजा ने कहा।
अकबर ने अगले ही दिन अपने राज्य में प्रकृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की उपदेश शुरू किया। धीरे धीरे बादल गए और राज्य में फिर से खुशहाली आई। लोग अकबर और बीरबल की उस अद्भुत यात्रा को याद करते रहे और उनके साहस और संघर्ष की कहानियां आज तक गाई जाती हैं।